गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो काउंट तो कम है, आज बहुत लोग अब्सेंट हैं। तो आप सब लोगों ने आपका एक ग्रुप बना लिया, एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कर लिया? नो नहीं अब तक। तो जैसे कि मैंने कल बोला था, आप बना लो। देखो अभी आपको बताया है इंस्टॉलेशन का और जेडीके डाउनलोड का। तो हो सकता है कि आप लोगों को बहुत से प्रॉब्लम आए, किसी का हो जाए। तो बेटर वे है कि हर एक ओरेकल अकाउंट क्रिएट करे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे। तो आप ग्रुप में करो वर्क। अगर किसी को पहले समझ में आया, वो बाकी लोगों को एक्सप्लेन करो। किसी ने पहले से डाउनलोड की है तो, या फिर ग्रुप में करोगे तो 4 लोगों में एक अकाउंट बनाओ और एक ही फाइल डाउनलोड करो। फिर इंस्टॉलेशन का तो आपको कल पता चल ही जाए। तो आप करो ये चीजें, आगे चल के आपको कनेक्ट होना ही है, डेली बेसिस पे मॉक करनी ही है। तो चलो फिर हम मैनुअल पे आते हैं। कल तक के पोर्शन में किसी को कोई भी डाउट है? नो ओके ठीक है। तो गाइज हमने प्रोजेक्ट टीम और एसक्यूए 2 चीजें देखी थी, और उस पे मोस्टली क्वेश्चन प्रोजेक्ट टीम पे आएगा। है टेस्टिंग प्रिंसिपल्स, और उसके बाद हम टेस्टिंग प्रिंसिपल्स मतलब ऐड नहीं है, क्योंकि वो कुछ आपको ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन में नहीं पूछने वाले। बट हम वो देख रहे हैं हमारे नॉलेज के लिए कि जब हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, और हमें टेस्टिंग प्रिंसिपल्स की जरूरत क्या है। तो बेसिकली टेस्टिंग प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं टू मेक आवर प्रोडक्ट बग फ्री। और फिर टेस्ट इंजीनियर्स को ये प्रिंसिपल हेल्प करते हैं कि टेस्टिंग एक प्रॉपर वे में हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसके लिए सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए मैं आपको एक ओवरव्यू 10 मिनट में दे दूंगी। 7 प्रिंसिपल से आप बता दो, स्क्रीन विजिबल है क्या आपको? हाँ यस। ओके, तो कल का पार्ट हो गया। ओके, तो प्रिंसिपल की जरूरत क्या है, ये तो आप मतलब आपको समझ गया होगा कि हमें एक बग फ्री प्रोडक्ट डिलीवर करना है, और व्हाइल परफॉर्मिंग अ टेस्टिंग कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है, कुछ लिमिटेशन जो है वो मेंशन होने चाहिए। और हम जब कोई भी चीज करते हैं तो कोई भी विजन या मिशन के साथ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक गोल होता है। तो टेस्टिंग का गोल है प्रोडक्ट बग फ्री हो। तो इसके लिए हर एक अपीयरेंस से, मतलब हर एक सिनेरियो से हम मतलब ट्राई करते हैं कि वहां पे कोई भी ऐसा बग ना हो जो टेस्टिंग साइड से मिस हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ और इनके मतलब उस फंक्शनैलिटी के वजह से बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है या फिर उनका एप्लीकेशन सफर कर रहा है, तो वो डायरेक्टली कंपनी के इमेज पे आता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहती है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ बग फाइंड कर सके। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इस पे आएगा सॉर्ट ऑफ डिफेक्ट और नॉट देयर एब्सेंस। तो इस लाइन से आपको एक मीनिंग समझ में आया होगा, सिंपल, कि टेस्टिंग का फर्स्ट प्रिंसिपल ही यही है कि टेस्टिंग में नंबर ऑफ बग जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यही है कि टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, फर्स्ट गोल हमारा ये होना चाहिए कि पर्टिकुलर मॉड्यूल में जो हम टेस्ट कर रहे हैं वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ बग्स जो है हम फाइंड करें। तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, और हमें हर एक सिनेरियो से वहां पे मतलब थिंकिंग करनी पड़ेगी। यस, यहाँ पे इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि पेमेंट गेटवे एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन का। अभी फ्लिपकार्ट का ही हम एप्लीकेशन कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा।
और आप प्रिंसिपल मतलब वर्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ भारी भारी वर्ड्स है, तो उसका कुछ भी टेंशन आप मत लो। ये सब चीजें हमारे नॉलेज के लिए, आपको कोई नहीं पूछेगा क्या प्रिंसिपल्स है, ओके। तो ये हम हमारे नॉलेज के लिए बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे। और कल भी अगर किसी को कुछ चीजें हेवी लगी है, जैसे कि हाई लेवल, लो लेवल, और कुछ प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी, तो आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है। हम उस टॉपिक पे जाने वाले हैं इन फ्यूचर, और वो हर एक टॉपिक डिटेल में देखेंगे। सिर्फ कल कहीं तो भी उस चीजों का कंसर्न था, इसलिए वो चीजें आपके सामने आई, तो आप उसी लेवल पे अभी लो। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन करो, नहीं तो छोड़ दो। जब वो टॉपिक आएगा आपको डिटेल में उस बारे में पता चल ही जाएगा। तो अभी हम आते हैं प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। देखो, तो प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बग जो है वो फाइंड होना जरूरी है व्हाइल परफॉर्मिंग द टेस्टिंग। ये सिंपल एक मोटिव है, ये पहले प्रिंसिपल का। और फिर सेकेंड प्रिंसिपल हमारे पास है टेस्टिंग का, दैट इज द एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। अभी एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या है, किसी को पता है? आई थिंक ये वर्ड वर्ड से आप कुछ तो भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एनीवन? ट्राई लिमिटेड करो आप लोग। लिमिटेड टेस्टिंग। नो, एग्जॉस्टिव का 100% मीनिंग, टेस्टिंग। यस यस, 100% टेस्टिंग, या हिंदी में हम कहेंगे संपूर्ण और होल, और फिर पूरी कवर हो। और 100% बेटर है, मतलब हर एक फैक्टर से टेस्टिंग हो और एग्जॉस्टिव। तो ये जो चीज है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, दैट इज 100% टेस्टिंग, ये पॉसिबल ही नहीं है। टेस्टिंग का प्रिंसिपल ही यही है। अगर आप बोल रहे हो कि पूरे तरीके से आपने फंक्शनल टेस्टिंग जो भी है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, सब परफॉर्म कर ली है, ऑल पॉसिबल सिनेरियो चेक किए हैं, फिर भी एटलीस्ट 1% या हम बोल सकते हैं 0.1% पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां पे कुछ बग प्रेजेंट हो। हमने पूरी टेस्टिंग करने के बाद, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टेस्टिंग करने के बाद भी हम ये बोल नहीं सकते कि 100% प्रोडक्ट जो है वो बग फ्री है। अब ऐसा क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि क्या होता है कि रिक्वायरमेंट जो है कंटिन्यूसली चेंज होती है, और कभी कभी ऐसे होता है कि हमारे पास रिक्वायरमेंट भी रॉन्ग आ सकती है। और कभी ये भी चीज हो सकती है कि डे टू डे मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो कहीं तो भी, या फिर एज अ ह्यूमन, आखिर हम मतलब कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सब यूज कर रहे हैं, बट एक्टिविटी परफॉर्म कौन कर रहे हैं? ह्यूमन कर रहे हैं। और वो भी सॉफ्टवेयर डेवलप जो पहले से नहीं है, हम कुछ नई चीज बना रहे हैं। तो वहां पे हर एक टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता है कि वो परफेक्ट वे में जाए या 100% हर एक बग, हर एक पॉसिबिलिटी कवर हो। तो इसलिए देयर इज ऑलवेज चांस टू मिस एटलीस्ट 0%, 0.1% और 1% बग विल बी देयर। तो इसलिए ये हो सकता है कि मतलब ये हो ही नहीं सकता कि 100% टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म हो। तो यही एक प्रिंसिपल से हम इतना ही समझ में आता है कि 100% जो टेस्टिंग है वो पॉसिबल नहीं है, ओके। और इसमें और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है गाइस, कि हम अगर मतलब टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, आप टेस्ट करते जा रहे हो, हर एक सिनेरियो टेस्ट करते जा रहे हो, बट कभी कभी क्या होता है, मॉड्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपके पास इनफ टाइम नहीं होता, आपको टाइम बाउंड्रीज हो जाती है। ये पॉसिबल है कि आप पूरा टेस्ट करो और आप एक बग फ्री प्रोडक्ट भी दे दो, इन सम सिनेरियो इट इज बी पॉसिबल, बट आपके पास टाइम बाउंड्रीज रहती है। जैसे कि मैंने कल परसों आपको बोला था कि स्प्रिंट वाइज डिलीवरी होती है, मतलब हर एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन रहती है, इतने में देना है। तो उस टाइम पे आप ऐसे हर एक सिनेरियो और अपने हिसाब से तो चीजें परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो वो भी एक रीजन है कि हम एग्जॉस्टिव टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे टाइम
पहले से ही प्लान हो, तो इससे क्या होगा ना कि इन फ्यूचर जो भी हर्डल्स आने वाले हैं, जो भी रिस्क है, प्रॉब्लम है, वो पहले से ही सॉल्व हो, या फिर आगे जाके हो सकता है कि उसका जो इम्पैक्ट है वो डे टू डे इंक्रीज हो। तो वो सॉल्व कर मतलब वो कोशिश करते हैं कि पहले इनिशियल फेजेस पे ही ऐसे प्रॉब्लम के बारे में सोचा जाए और इसके ऊपर जो भी है वैलिड एक्शन ली जाए, वो और उस दिशा में या उस डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं प्लानिंग की जाए। तो क्या होगा कि इन फ्यूचर जो इम्पैक्ट होगा उसके लिए जो हम टाइम इन्वेस्ट करने वाले हैं वो पहले से ही सेव हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्लानिंग सही है तो फिर आगे का भी डेडलाइन के हिसाब से हम परफॉर्म कर सकते हैं इन पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट और इन पॉइंट ऑफ टेस्टिंग। तो ये सब चीजें जो है अर्ली टेस्टिंग में आते हैं। मतलब आप क्या करोगे कि अर्ली फेजेस पे ही सब चीजों के बारे में अच्छे से प्लान करोगे, हर पॉसिबिलिटी को चेक करोगे, फ्यूचर रिस्क के बारे में पहले से ही बैकअप रखोगे। इससे क्या होगा कि मनी और टाइम दोनों चीजें सेव होगी इन सिंपल मैनर्स। दैट इज अवर अर्ली टेस्टिंग। फिर हमारा आता है डिफेक्ट क्लस्टर। ये टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी कि क्लस्टर मीन्स क्या है। डिफेक्ट तो आपको पता है, डिफेक्ट मीन्स कोई भी एरर है। इट कैन बी अ प्रोग्रामिंग एरर, इट कैन बी अ फंक्शनल एरर। सो दैट इज अवर डिफेक्ट। और डिफेक्ट के भी आपको पार्ट 2 में डिफेक्ट है, डिफेक्ट लाइफ साइकिल है, एक वास्ट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है, तो वो तो आगे आएगा। अभी के लिए आप इतना ध्यान में रखो, डिफेक्ट मीन्स क्या है, कोई तो भी इश्यू और प्रॉब्लम है, और इश्यू और प्रॉब्लम क्या है बिकॉज ऑफ प्रोग्रामिंग एरर। एक सिंपल वे है डिफेक्ट को अंडरस्टैंड करने का। अभी आते हैं क्लस्टर पे। तो क्लस्टर मीन्स क्या है, आप कुछ भी रिलेट कर पा रहे हो तो आप ट्राई करो। क्लस्टर मीन्स क्या हो सकता है गाइस, और आप लोगों को समझ में आ रहा है चीजें या कुछ बाउंसर जा रहा है? क्लस्टर मतलब ग्रुप। यस राइट। तो क्लस्टर मीन्स क्या होता है कि ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम किसी भी एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मॉड्यूल्स है, सब मॉड्यूल्स है। एक मॉड्यूल्स में डिफरेंट फंक्शनैलिटी है। वो फंक्शनैलिटी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट्स है। तो कभी कभी होता है कि लॉगिन पेज है, अभी लॉगिन पेज में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। यहाँ पे ये डिफरेंट फंक्शन जब हम मतलब देख रहे हैं तो इस पेज के लिए एक ग्रुप हो गया, और ये सब है एक दूसरे पर डिपेंड है ना। अगर आप इसमें से एक भी चीज यहाँ पे रॉन्ग एंटर कर रहे हो तो यू विल नॉट एबल टू लॉग इन हियर, राइट। सो दैट इज क्या हो गया कि डिफरेंट फंक्शनैलिटी। जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। सॉरी। सो यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज है। इसका ये जो है ये हर एक फंक्शनैलिटी टाइप का ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ग्रुपिंग हो रहा है। ये तो हुआ लॉगिन। इसके बाद हम आएंगे होम पेज पे, वो एक हो गया। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग किस बेसिस पे होगी, अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी एंड यूज। अभी जैसे हम कल बात कर रहे थे, यहाँ पे कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी होगी जिसका सर्च ज्यादा होगा और या वो कंटिन्यूअसली एंड यूजर या कस्टमर जो है सर्च कर रहे होंगे, तो उस मॉड्यूल के बारे में उनको ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। कंटिन्यूअसली एंड यूजर उस पर एक्शन कर रहे हैं, ऐसे कुछ मॉडल्स है। और जो जिसका यूज है, और हम क्या बोल सकते हैं, जो क्रुशियल है अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, उसको अलग से क्लस्टर करेंगे, उसको अलग से टेस्ट करेंगे। और जब कुछ ऐसे होते हैं लेस यूज एप्लीकेशन है, उसका उस ऑब्जेक्ट का अलग से ग्रुप होगा, वहां से डिफेक्ट अलग से फाइंड करेंगे और उसको प्रायोरिटी वाइज डिफरेंशिएट करेंगे। सो दैट इज अवर डिफेक्ट क्लस्टरिंग। मीन्स मॉडल टू मॉडल ग्रुपिंग करेंगे ऑब्जेक्ट्स का। एक मॉडल उसमें पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है और उसका एक ग्रुप है, और उसमें परफॉर्म करेंगे टेस्टिंग, और उसके जो डिफेक्ट होंगे उसको डिसाइड करेंगे प्रायोरिटी। सो इन सिंपल वे आप इतना ध्यान में रखो कि मॉड्यूल्स को क्लस्टर किया जाएगा, बाद में टेस्टिंग परफॉर्म करके डिफेक्ट फाइंड होंगे इन सिंपल मैनर। बस इतना ही है इस फैक्टर में, दूसरा नहीं है कुछ। तो इसके बारे में आप टेंशन मत लो। जब हम डिफेक्ट्स पे आएंगे, आपको डिफेक्ट लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस है,
वो आपको अच्छे से पता चलेगी। अभी आते हैं हम पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। तो पेस्टिसाइड आइडिया है, ये वर्ड आपने सुना है पहले। आई थिंक कोई मैनुअल टेस्टर है यहाँ पे? ओके, नो प्रॉब्लम। पूजा, अदर पर्सन, आपको इतना तो समझ में आया होगा यस कि अभी तक जो 4 प्रिंसिपल्स हो गए वो समझ में आए सबको? हाँ आ रहा है। ओके, तो अभी हम आते हैं पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। तो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्या होता है ना, जैसे हम कल डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे होते हैं कि जो भी हम टेस्ट केसेस या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं वो कहीं तो भी सर्वर पे स्क्रिप्ट स्टोर होंगी, डॉक्यूमेंटेशन में आपके टेस्ट केस, टेस्ट सिनेरियो स्टोर होंगे। तो वो स्टोर कर रहे ना, तो उसका एक पर्पस भी हमने कल देखा था। बट अभी आप देखते हो कोई भी एप्लीकेशन का है जो है न्यू वर्जन आता है, आप मंथली या 2 मंथ 3 मंथ में हर एक एप्लीकेशन का न्यू वर्जन देखते हो। आप अपने एप्लीकेशंस अपडेट पे डालते हो, फ्री वाईफाई मिला कि चलो अपडेट कर लेते। अभी तो डेटा की कमी नहीं है, लेकिन पहले ये चीजें थी, राइट गाइस? तो जब भी हमें दिख रहा है फ्री वाईफाई, चलो एप्लीकेशंस अपडेट कर लो, सिस्टम अपडेट कर लो। तो ये सब चीजें थी, मतलब कहीं तो भी न्यू वर्जन जो है वो लॉन्च हो रहे हैं, राइट? तो ये तो हो गया एंड यूजर लेवल पे। लेकिन जब कंपनी में है, सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया है, डिलीवर हो रहा है, तो उसमें कुछ न्यूली एडेड फीचर होते हैं और फिर वो फीचर ऐड होने के बाद वो फिर से टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, मतलब परफॉर्म करते हैं। तो उस टाइम पे वो रेफरेंस कहाँ से लेंगे? वो प्रीवियस जो भी टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो राइट है या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट है। अब ऑटोमेशन स्क्रिप्ट जो है वो 100% फंक्शनैलिटी के लिए राइट नहीं होती। अभी क्यों नहीं होती वो अविनाश आगे चल के आपको बताएगा, क्योंकि कुछ चीजों को लेकर वहां पे लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक चीज के लिए आप कोडिंग करके उसको ऑटोमेट करो। इसलिए आज भी मैनुअल टेस्टिंग जो है 50-60% प्रीफर होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 100% ऑटोमेशन अभी तक पॉसिबल नहीं है। तो वो जो सब चीजें हैं, प्रीवियसली राइट टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, जब न्यू वर्जन लॉन्च होता है तो वो वहां से ही उठाते हैं कि ये जो फीचर है ये हमें ऐड करना है, बट ये फीचर है न्यू फंक्शनैलिटी, मतलब दूसरे फंक्शनैलिटी पे डिपेंड। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक मोबाइल फील्ड है, सपोज करके आप कंसीडर करो। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पहले आप जैसे बात कर रही थी, सिंपल आप समझ लो, ये सेल वाली ऐड यहाँ पे नहीं थी, अभी सेल हो गया, अभी सेल शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ऐड कंटिन्यूअसली आ रही है, राइट? तो पहले ये सिंपल होगा, मतलब पहले वर्जन में इन्होंने डिलीवरी दे दी, यहाँ पे सिंपल इन्होंने सिर्फ मोबाइल की लिस्ट डिस्प्ले की है, जो भी न्यू मोबाइल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, राइट, विद कॉस्ट एंड अदर थिंग्स। बट अभी उनकी 1 महीना पहले कंपनी के पास रिक्वायरमेंट गई है कि हमें ये सेल दिवाली के पहले स्टार्ट करना है, तो हमें ये जो अपीयर हो रहा है पॉपअप कंटिन्यूअसली, ये यहाँ पे चाहिए टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। हम कंसिडर करेंगे ये रिक्वायरमेंट गई प्रोजेक्ट के मतलब कंपनी के पास इस क्लाइंट की तरफ से। तो इन दैट टाइम ये क्या करेंगे, ये परफॉर्म करने के लिए उनको ये भी पेस्ट फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट करने के लिए पहले से जो प्रेजेंट है वो कहाँ से टेस्ट केसेस रेफर करेंगे, जो प्रीवियसली डेवलप्ड है प्रीवियस वर्जन में। सपोज करो 1.0 वर्जन में उन्होंने ये दे दिया था, तो वो वहां से टेस्ट केसेस उठाएंगे और ये जो न्यूली एडेड फीचर है वो उसके साथ इंटीग्रेट होगा। कर रहे हैं तो कभी कभी हो सकता है न्यू फंक्शन प्रीवियस फंक्शन को भी इम्पैक्ट कर दे और वहां पे नंबर ऑफ बग जो है वो प्रेजेंट हो। बट जब हम ये करते हैं तो यहाँ पे हमें जो प्रीवियस सिनेरियो है वही कंसिडर करने होंगे क्या, कुछ न्यू सिनेरियो भी कंसिडर करने होंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यू फंक्शन इंटीग्रेट हुआ है। हो सकता है कि कुछ चीजें जो है वो अदर डायरेक्शन में वर्क कर रही हो, तो बग्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि एप्लीकेशन का एक वर्जन डेवलप हो गया है, दूसरा हम डिलीवर करने वाले हैं, अभी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो हुआ सेकेंड वर्जन, ऐसे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे नंबर ऑफ वर्जन होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के, जैसे न्यू फीचर्स और बग्स रिजॉल्व होते हैं।
तो एक सिंपल फंडा यहाँ पे क्या है कि जब हम वही पुरानी वाली टेस्ट केस नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बग्स फाइंड होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वही के वही सिनेरियो है और वही हम मतलब रिवाइज कर रहे हैं हर एक वर्जन में, तो वो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बग इट विल बी डिक्रीज। बट हमारा मोटिव क्या है एज अ टेस्टर, हमें हर एक पॉसिबिलिटी को चेक करके नंबर ऑफ बग ज्यादा से ज्यादा फाइंड करने हैं, राइट। तो इसीलिए फिर कंसेप्ट आता है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। मीन्स जब भी हम प्रीवियस टेस्ट केसेस को कंटिन्यूअसली रिपीटेडली यूज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बग्स फाइंड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है कि टेस्ट सिनेरियो या फिर वो फंक्शंस जो भी है उनको नए से अंडरस्टैंड करे, कुछ नए पॉसिबिलिटी चेक करे, न्यू मॉडल इंटीग्रेट हो रहा है तो उसके इम्पैक्ट के बारे में सोचे और कुछ न्यू सिनेरियो उस पर डिजाइन हो। इससे क्या होगा कि आपको जो बग है वो ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे, राइट गाइस। तो यही एक मोटिव है पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का। अभी इस केस में क्या होता है कभी कभी कि कंपनी के पास वही मतलब उस प्रोजेक्ट के पास वही टेस्टर है जिसको मॉड्यूल पहले दिया था और वो भी सेकेंड टाइम कर रहा है। तो एक पर्सन कितने अलग ढंग से मतलब अलग वे से सोच सकता है, तो वो पर्सन लाइक हैंग हो जाता है कि नहीं मैंने इतना सोच दिया, मैंने इस पॉसिबल वे में 100 पॉसिबल सिनेरियो लिख दिया, अभी तो मैं कुछ नहीं हो रहा है, फिर वो वही के वही टेस्टिंग परफॉर्म करता है। तो वहां पे एक जरूरत आ जाती है कि किसी न्यू टेस्टर, सीनियर टेस्टर या फिर अदर पर्सन को वहां पे इन्वॉल्व होना पड़े या इन्वॉल्व करना पड़े। मोस्टली टेस्टर मॉड्यूल पे काम नहीं किया है तो वो एक वहां पे नीड बन जाती है कि दूसरे टेस्टर्स को इन्वॉल्व करो और नए से सिनेरियो राइट करो, नए से टेस्ट केस राइट करो, फिर टेस्टिंग परफॉर्म करो। तो पेस्टिसाइड पैराडॉक्स का एक यही सिंपल मीनिंग है कि जब हम वही घिसे पीटे पुराने वाले टेस्ट केसेस रन कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बग्स फाइंड होने की पॉसिबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। बट हमारा मोटिव ये होना चाहिए हमें नंबर ऑफ बग्स फाइंड करने हैं, तो हम न्यूली उसके लिए सिनेरियो राइट करें और टेस्ट केसेस राइट करें। ओके, क्लियर है गाइस? अभी 6 पॉइंट है यहाँ पे, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अभी टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, इसे आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीन्स क्या हो सकता है, आप लोगों को कुछ भी इनपुट देना है अपना, आप ट्राई करो कि आप क्या क्या कनेक्ट कर पा रहे हो। तब तक मैं चार्ज लगाती हूँ, यू कैन ट्राई। ओके ठीक है। तो गाइस टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीन्स क्या है, कल हमने डोमेन के बारे में बात की थी, याद है किसी को? यस सर। यस। हाँ राइट। तो हमने डिफरेंट डोमेन के बारे में बात की थी। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट बात करते हैं ना, मतलब बोलते हैं ना, तो वो रिलेटेड टू है डोमेन। मतलब हर एक प्रोजेक्ट की जो नीड है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि हेल्थ केयर प्रोजेक्ट है, कुछ बैंकिंग प्रोजेक्ट है, कुछ जो है सिक्योरिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, आर्मी है, या फिर देखो अभी वैक्सीन चल रहा था पेंडेमिक की वजह से, वो जो कंपनीज है वैक्सीन की उनके ऊपर भी मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई सैंपल चुरा सकता है या अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वहां पे भी सिक्योरिटी रीजंस आते हैं। तो ऐसे जब डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं तो हर एक प्रोजेक्ट की जो नीड है वो डिफरेंट होती है, एज अ मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, या फिर उस नंबर ऑफ यूजर्स जो है उसको यूज करने वाले हैं। अभी जब हम वैक्सीन पेंडेमिक मतलब इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे जो कंपनी बना रही है तो वो कंपनी के लिए है, लेकिन कुछ अदर एप्लीकेशन है व्हाट्सएप, फेसबुक, वो तो एंड यूजर हर एक यूजर एप्लीकेशन यूज कर रहा है। तो जैसे एप्लीकेशन का एरिया या डोमेन चेंज होता है, एप्लीकेशन की जो नीड है वो भी चेंज हो जाती है, टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट में, डेवलपमेंट कॉन्टेक्स्ट में। तो हमें डोमेन वाइज कुछ
अलग फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं, वो हमारा काम नहीं है, बट हम टेस्टिंग प्रिंसिपल समझ रहे हैं तो हमें ये चीजें ध्यान रखनी है। सिर्फ अगर आप किसी इन फ्यूचर हेल्थ केयर डोमेन के प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो वहां पे मैक्सिमम चीजें जो है वो स्ट्रिंग रिलेटेड होंगी। स्ट्रिंग एक आपको कंसेप्ट है जावा में, तो मैक्सिमम चीजें स्ट्रिंग रिलेटेड होगी, तो आपको उस वे में कंसिडर करने पड़ेंगे सिनेरियोस, टेस्ट केसेस, आपके ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। बट हो सकता है कि कोई टेलीकॉम डोमेन में जाए, जो भी हमारे मोबाइल कंपनी के प्रोजेक्ट है, कस्टमर केयर है, टेक्निकल सपोर्ट, नॉन टेक्निकल सपोर्ट है, केपीओ बीपीओ वर्डिंग आपने सुना होगा। तो जैसे ही एप्लीकेशन डोमेन चेंज होगा, प्रोजेक्ट की नीड जो है चेंज होगी। तो यही है कि जो टेस्टिंग है ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है, और कॉन्टेक्स्ट जब आएगा डोमेन आएगा, और जब एक डोमेन आएगा तो वहां पे तीन चीजें आएगी। एक तो नीड ऑफ डोमेन, दूसरा है उसके फीचर्स क्या है, और तीसरा है कि फंक्शंस क्या है, राइट। अगर हेल्थ केयर डोमेन है तो स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस है। अगर फाइनेंस या फिर बैंकिंग डोमेन है, जैसे कि कुछ म्यूचुअल फंड्स के एप्लीकेशंस है, आपने यूज किए होंगे, ग्रो है एप्लीकेशन, या फिर अगर आपका पेटीएम है, वहां पे भी म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑफर्स मतलब चलते रहते हैं, वहां से भी हम बाय कर सकते हैं। फोन पे भी डिफरेंट एप्लीकेशंस है, तो फाइनेंस के एप्लीकेशंस है। तो यहाँ वहां पे क्या होगा, जब ऐसा प्रोजेक्ट है, एप्लीकेशंस आप चेक कर रहे हो, तो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्केट अप डाउन, म्यूचुअल फंड्स प्राइसिंग, मार्केटिंग, और जो डिफरेंट फंड्स होते हैं, वो सब चीजों के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, R&D करके आपको जो भी है टेस्ट केसेस, टेस्ट सिनेरियो राइट होगा। भले आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओ, पहले आपका नॉलेज ट्रांसफर जो भी स्टार्ट होगा वो प्रोजेक्ट डोमेन से ही स्टार्ट होगा। आपको डोमेन की आइडिया दी जाएंगी और बाद में ही आप एक्चुअल वर्क जो, तो इसलिए जो कॉन्टेक्स्ट है, मतलब जो डोमेन है, वो यहाँ पे एक क्रूशियल फैक्टर आ जाता है कि टेस्टिंग परफॉर्म करते समय हमें जो भी है डोमेन को कंसिडर करके करनी है, राइट। मतलब कभी कभी ऐसे हो सकता है कोई पर्सन अपॉइंट हो बैंकिंग डोमेन में, और उसको उस डोमेन का कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो वो उसका बेटर परफॉर्मेंस वहां पे नहीं दे सकता है। तो इसलिए बेटर प्रैक्टिस क्या होती है, गुड प्रैक्टिस, कि उसको पहले तो डोमेन नॉलेज ट्रांसफर किया जाए, बाद में वो पर्सन कैपेबल है कि नहीं वो चीज के लिए, और बाद में उसको डिप्लॉय किया जाए पर्टिकुलर फील्ड में। तो यही एक चीज है, दैट इज द टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। अभी हम आते हैं अब्सेंस ऑफ एरर इज अ फॉल्सी। अभी ये क्या हो सकता है, आप ट्राई करो अपने एंड से कि क्या हो सकता है, आपको इस मीनिंग मतलब क्या समझ में आ रहा है वर्ड से। Means a defect free product is not possible. ओके, गुड ट्राई, बट इट इज नॉट करेक्ट। अभी हम देखते हैं। तो अब्सेंस ऑफ, वो तो हमने जो आपने बताया वो सेकेंड प्रिंसिपल का पार्ट है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, कि 100% जो है वर्कफुल पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब्सेंस ऑफ एरर इज अ फॉल्सी, इसका मीनिंग क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट कर लिया, उसमें एक भी बग नहीं है, या फिर बग था भी तो आपने वो डेवलपर को रेज कर दिया, उसने रिजॉल्व कर दिया, फिर आपने फिर से टेस्टिंग वहां पे परफॉर्म की, उसको रिटेस्टिंग बोलते हैं। तो वो रिटेस्टिंग का पार्ट आगे है, हम देखेंगे। मतलब कोई भी बग हम पहले फाइंड करते हैं, वो रेज होता है, रिजॉल्व होता है, फिर रिटेस्टिंग परफॉर्म होती है कि फंक्शनलिटी प्रॉपर वे में वर्क कर रही है कि नहीं। तो वो जो चीजें हैं, बग आपने फाइंड कर लिए, रिजॉल्व भी हो गया, रिटेस्टिंग भी हो गया, और फाइनल प्रोडक्ट आपका रेडी है प्रोडक्शन के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपका प्रोडक्ट बग फ्री है, आपने सब बग फाइंड कर दिए, तो फिर आप पता चल रहा है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट आई थी, जिसके हिसाब से आपने डेवलपमेंट किया है और फिर टेस्टिंग परफॉर्म की है, वो रिक्वायरमेंट ही रॉन्ग है, कहीं तो भी मिसकम्युनिकेशन हो गया है और रिक्वायरमेंट ही रॉन्ग है। तो उस केस में आप बोल सकते हो क्या कि आपका प्रोडक्ट जो है वो इन फ्यूचर में यूज में आने वाला है, या फिर आप उसको लॉन्च करोगे तो उसका जो लॉन्च है वो सक्सेसफुल ही रहेगा, नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि आपको एंड फेज से पता चल रहा है कि रिक्वायरमेंट में भी कहीं तो भी गड़बड़ है, रिक्वायरमेंट ही आपके पास रॉन्ग आ गई है।
राइट गाइस, मतलब आपने बग एरर वहां पे नहीं है, आप बोल रहे हो मेरा प्रोडक्ट जो है एरर फ्री है, बट आपकी रिक्वायरमेंट ही रॉन्ग थी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर मैनर में बना ही नहीं, वो प्रोडक्ट ही इम्प्रॉपर है, इम्प्रैक्टिकल है। तो वो प्रोडक्ट जो है मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट रॉन्ग है। तो आपने वर्क पूरा 100% किया है, बट फिर भी प्रोडक्ट जो है वो रॉन्ग वे में डेवलप हुआ है, राइट। तो यही एक चीज है एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी में, कि आपके पास एरर तो नहीं है बट उस चीज का कोई भी रॉन्ग हो। समझ में आया गाइस? या मेघना राइट। सो ये yes. जो रिक्वायरमेंट ही रॉन्ग है, दिस इज द वेरी वर्स्ट केस सिनेरियो राइट, बिकॉज बिग पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस, और ये रिक्वायरमेंट गलत होना तो 100 में से 1 होगा, मतलब Yes, एज फार एज yes, yes. इंडस्ट्री इज कंसर्न। हाँ, तो उसके सही अलावा बात है। ये हाँ, यस, तो उसके कंटिन्यू करो। अलावा एब्सेंस ऑफ एरर का कुछ है क्या लॉजिक? अगर वो रिक्वायरमेंट वाला तो ठीक है, दैट इज वो तो अलग ही केस है। उसके अलावा कुछ है इसका मीनिंग, लाइक 7th पॉइंट का एब्सेंस ऑफ एरर किधर हो सकता है, या हम लोग शायद नहीं निकाल पाए तो वो भी गलत ही है, ऐसा राइट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि बग फाइंड हो गया, आप रिजॉल्व भी कर रहे हो, बट आपकी रिक्वायरमेंट गलत है। और जैसे कि आपने बोला कि ये वर्स्ट केस है, तो दैट इज राइट, ये वर्स्ट केस है और ये होता भी नहीं है। प्रिंसिपल्स बहुत पहले जब टेस्टिंग में इम्प्रूवाइजेशन भी नहीं था, तब ये प्रिंसिपल जो है उन्होंने डिसाइड किए हैं या डिफाइन किए, हम बोल सकते हैं। तो एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू कंसिडर होगा, बट ऐसा होता ही नहीं। ठीक है, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट में न्यूली स्टार्टअप्स है, उनके साइड से ये चीजें हो सकती है, राइट, क्योंकि स्टार्टअप्स में ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन नहीं होते हैं, उनके पास क्या बोलते हैं हम, क्वालिटी ऑफ रिसोर्स जो है वो कम रहते हैं, तो उनके पास चांसेस इस चीज के बढ़ जाते हैं। बट एज ए एमएनसी बिग प्रोजेक्ट में ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में इतनी सारी इन्वेस्टमेंट होती है और इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे रिस्क के बारे में वो सोच ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें अगर ये अवॉइड करना है तो हमें ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, मतलब एज ए एमएनसी किस चीज पे करेगी, इस चीज पे। अर्ली टेस्टिंग मीन्स रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड सेकेंड स्टेज है एनालिसिस, कि वो दो चीजें ही सही से हो कि इस चीज की जरूरत ही ना पड़े। तो ये चीज होती ही नहीं है, हम ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ माइनर फेजेस पे स्मॉल प्रोजेक्ट पे हो भी सकता है, बट ऐसा मतलब एमएनसी एज ए बिग प्रोजेक्ट ये पॉसिबल नहीं है। बस आप इतना ध्यान में रखो, की पॉइंट ये है, इसको आपको प्रॉपर वे में मैं आपको ये डायग्राम दे दूंगी, आप अपने नॉलेज के लिए ये डायग्राम रेफर कर लो। किसी को नोट करनी है, ड्रॉ करनी है तो करो, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर करूंगी। ओके, तो इस टाइम हो गया है। एसडीएलसी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो अगर आप बोलते हो तो हम आज से स्टार्ट कर सकते हैं, एक फेज देखेंगे, अदरवाइज हम कल से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप गाइस पिछले 2 आवर्स से कंटिन्यू कर रहे हो, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। हम और 15 मिनट कंटिन्यू कर सकते हैं, कल कुछ ज्यादा टाइम हो गया था, अभी बहुत से लोग वर्किंग है, तो विल ट्राई कि अप टू 10-15 हमारा क्लास जो है फिनिश हो। ओके, तो स्टार्ट करना है या फिर बस हो गया इतना ही? एक आप अगर ओवरव्यू दे सकते हो लाइक इन 10 मिनट्स तो ठीक है, वरना विल कंटिन्यू टू। तो पहले आज हम क्या करेंगे ना, मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम शो करती हूँ और हम एक ओवरव्यू ले लेंगे, फिर कल हम हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है गाइस, तो एसडीएलसी क्या है ना, पहले तो आप समझ लो, एसडीएलसी मीन्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, राइट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है? सो इन ईच ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोसेसेस जो है वो डिफाइंड होती है कोई भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, फिर वो वेब बेस्ड हो, मोबाइल बेस्ड हो या फिर डेस्कटॉप बेस्ड कोई भी एप्लीकेशन हो। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है डिफाइंड है, और एसडीएलसी एक कॉमन प्रोसेस है डेवलपमेंट की, और एसडीएलसी में भी डिफरेंट मॉड्यूल्स आते हैं। जैसे आपने 2 दिन से सुना होगा, मैं अजय बार बार रिपीट कर रही हूँ
कि 90% कंपनी फॉलो अजाइल मेथोडोलॉजी। क्यों? तो उसके कुछ ऐसे फीचर्स है या फिर हाँ फीचर्स भी हम बोल सकते हैं जिसकी वजह से वो बेस्ट प्रैक्टिस है एज अ डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर के लिए। फिर उसके प्रीवियसली कुछ ऐसे मॉडल थे जैसे कि वाटरफॉल मॉडल है और उसके बाद फिश मॉडल है। वाटरफॉल और फिश मॉडल जो है वो प्रीवियसली यूज होते थे। अभी भी कहीं कहीं वाटरफॉल मॉडल सिक्योरिटी आर्मी और कुछ ऐसे चीजें हैं तो वहाँ, बट उनके उसके कुछ रूल्स है, मतलब कुछ ड्रॉबैक ऐसे है जिसकी वजह से हम वॉच प्रोजेक्ट में वो यूज नहीं कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मनी है या फिर टाइमलाइन के कुछ फैक्टर्स है तो वो हम देखेंगे। तो अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो कि SDLC क्या है, एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर टू डेवलप एनी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ओके, और उसके बाद हम आते हैं कि इस प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस है। तो यहाँ पे 6 स्टेजेस है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग से स्टार्ट होता है और मेंटेनेंस पे स्टॉप होता है, राइट। तो ये जो फेजेस 6 फेजेस आप देख रहे हो, ये फेजेस हर एक मॉड्यूल में सेम ही रहेगी, यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है। अब भले ही आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसमें 2 सब पार्ट्स है एनालिसिस में, एक BRS भी होता है, SRS भी होता है। तो ऐसे फैक्टर्स डिफरेंट हो गए बट स्टेजेस जो है वो सब मॉडल्स में कॉमन है। अजाइल, वाटरफॉल, फिश मॉडल सब में कॉमन है। तो जब हम SDLC पढ़ रहे हैं वही हम इतना डिटेल करेंगे कि जब हम दूसरे मॉड्यूल पे मूव करेंगे आपको ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चेंज क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन। और इम्प्लीमेंटेशन भी क्यों चेंज हो रहा है कि प्रीवियस मॉड्यूल्स में कुछ तो ड्रॉबैक है, इसलिए कुछ तो नए चीज की जरूरत पड़ी, उन्होंने इम्प्रूव कर दिया और फिर वो फॉलो कर दिया। लाइक हम उसको सॉफ्टवेयर वर्जन ही बोल सकते हैं ना। जैसे हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे मैंने बोला कि डिफरेंट वर्जन्स लॉन्च होते हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि डे बाय डे एंड यूजर की नीड, मार्केट की मतलब नीड और नंबर ऑफ यूजर्स, ये सब चीजें जो है ये बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या हो गए, न्यू फीचर ऐड करने की जरूरत आ गई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। वैसे ही जब डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, तो डे बाय डे जो है नीड चेंज होते जा रही है, टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रही है। तो इम्प्रूवाइजेशन जो है वो जरूरी है, हमें पता है चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट थिंग, राइट। तो वही चीज यहाँ पे भी आती है। तो जो प्रीवियस ड्रॉबैक है वो हमें रिजॉल्व करने और आगे उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। बस वही एक नीड है कि यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स है प्रीवियस का ड्रॉबैक ओवरकम करने के लिए। तो पहले हम देखते हैं ये 6 स्टेजेस, फिर हम मूव करेंगे एक एक मॉड्यूल पे। तो फर्स्टली स्टेजेस है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। हमने कल परसों एक टर्म देखी थी इंफॉर्मेशन गैदरिंग, कुछ और BA पर्सन को ही क्या बोलते हैं, कल मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट याद है? अजाइल टर्म में क्या बोलते हैं हम कल, हमने कल एक राइट प्रोडक्ट, या करेक्ट। तो उसको ही बोलते हैं प्रोडक्ट ओनर। और अभी इन फ्यूचर में जब आप इंटरव्यू दोगे ना गाइस, तो आपको इंस्टेड ऑफ BA प्रोडक्ट ओनर टर्म ही यूज करनी है। अभी हमें प्रीवियसली है, प्रीवियस सिलेबस है, तो यहाँ पे हम BA ये चीजें आएगी। लेकिन जब अजाइल प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं, इंटरव्यूअर को आंसर दे रहे हैं, आपको प्रोडक्ट ओनर ही, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन आया कि आपके रिव्यू मीटिंग में कौन कौन होता है, तो तब आपको बताना है। तो आप क्या बोलोगे, BA है, स्क्रम मास्टर है, तो आपको ए नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि प्रोडक्ट ओनर प्रेजेंट रहता है। तो ये जो टर्म है आपको ऐसे हैबिचुअल करनी है कि आप BA को प्रोडक्ट ओनर ही बोलो। BA मीन्स बिजनेस एनालिस्ट, ओके। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग क्या है ना, एक सिंपल चीज है कि कम्युनिकेशन, जैसे हम SQL में देखा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड प्रोडक्ट ओनर, और वहां से वो इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, मीन्स क्या करेगा, सिंपली रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेगा, राइट। और उससे प्रिपेयर हो गए BRS डॉक्यूमेंट, वो भी BA ही प्रिपेयर करेगा हाई लेवल पे। वहां पे सब फंक्शनैलिटी, सब पॉसिबल चीजें, और जो भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट वे में होती है, जैसे कि डिजाइनिंग भी है, कॉस्टिंग भी है, फंक्शनैलिटीज भी है। तो ये जो फैक्टर्स के हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो सब आएंगी इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज में। फिर हम आते हैं एनालिसिस फेज में। तो जैसे ही BRS प्रिपेयर होगा, BRS से ही बनेगा
मतलब एज अ बेसिस ऑफ BRS परफॉर्म होगा SRS। मीन्स हम ऐसे बोल सकते हैं SRS इज मेड फ्रॉम BRS। ओके, सो SRS के बारे में हमने कल मैंने बताया। अभी SRS और BRS का एक सेपरेट डिफरेंस है कि आपको समझ में आए अंडरस्टैंडिंग के लिए। कल हम जब डिटेल में फेजेस देखेंगे तब उसके 2-3 पॉइंट मैं आपको राइट करके दूंगी। तो ये होगा SRS और BRS। तो एनालिसिस फेज में सिंपली क्या होता है कि रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया जाता है और उससे SRS जो है प्रिपेयर हो जाता है। फिर SRS में भी जैसे कि मैंने बोला इसी को ही फंक्शनल मतलब FRS बोलते हैं, दैट इज अवर फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। हेलो, किसी ने कुछ बोला? ओके, फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में भी कुछ डिफरेंट फैक्टर्स है गाइस। जैसे देखो यहाँ पे FFD है, FR है और स्नैपशॉट है, और इसमें एक 4th चीज भी है, दैट इज यूज केस। तो FFD क्या होता है, याद है किसी को टर्म? फ्लो डायग्राम। यस राइट, फंक्शनल फ्लो डायग्राम होता है। FR मीन्स होता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। स्नैपशॉट तो जैसे मैंने आपको बोला कि BA के पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, आयरिस और अदर सॉफ्टवेयर, उसके हिसाब से वो डमी बनाता है इस GUI का, दैट इज स्नैपशॉट। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि वन फंक्शन टू फंक्शन रिक्वायरमेंट होती है। जैसे यहाँ पे हम लॉगिन पेज पे गए तो फर्स्टली साइन अप पेज आएगा। साइन अप पेज में ये फंक्शंस है। तो जैसे मैं पॉजिटिव निगेटिव आपको बता रही थी, यहाँ पे एक फील्ड ही एक फंक्शन कंसिडर हो गए, एंटर मोबाइल नंबर, और उसके ही नंबर ऑफ पॉसिबल सिनेरियो होंगे, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव में भी नंबर ऑफ सिनेरियोज होंगे, निगेटिव में भी नंबर ऑफ सिनेरियोज होंगे। तो ये हो गया एक पूरा फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गई उस चीज की। बस यही डायग्राम आई थिंक मैंने क्लोज। ओके, तो यही चीज आएगी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। और फंक्शनल फ्लो में आएगा कि मॉड्यूल टू मॉड्यूल, जैसे आप पहले लॉगिन कर रहे हो, फिर आप होम पेज पे जा रहे हो, फिर किसी मॉड्यूल पे क्लिक करके आप उस टैब में एंटर कर रहे हो, तो एक सिस्टमैटिक फ्लो होगा ना कि आप क्या कर सकते हो। फिर इसमें भी 2 चीजें हैं, रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड। देखो अभी यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड यूजर नहीं हूँ, मैंने लॉगिन नहीं किया है, फिर भी मुझे इतना एक्सेस है कि मैं इस फील्ड में जो भी चीजें डिस्प्ले हो रही है मैं देख पा रही हूँ, राइट, हम देख पा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ये चीज बाय करनी है, तो मुझे ये मोबाइल खरीदना है, तो मुझे क्लिक करना पड़ेगा और फर्स्ट वहां पे क्या आएगा कि लॉगिन के लिए कुछ तो भी पॉपअप आएगा। तो बिफोर डूइंग अ पेमेंट या बिफोर ऐड टू कार्ट, वहां पे लॉगिन के लिए वो मुझे कंपल्शन देगा एक, तो मुझे लॉगिन ही करना है। तो ये रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड यूजर, ये भी एक अलग पार्ट आता है और उसके भी फील्ड होते हैं। और इस सब चीजों के बारे में उन्हें एज एनालिसिस फेज में फंक्शनल फ्लो डायग्राम में रखा जाता है। रजिस्टर यूजर को क्या विजिबल रहेगा, नॉन रजिस्टर को क्या विजिबल रहेगा, और उस वे में उसकी डायग्राम जो है ड्रॉ होती है इन एनालिसिस फेज में। और ये सब 4 चीजें आएंगी बनाएंगे BRS से। ओके, ये क्लियर है चीज? अभी फंक्शनल फ्लो डायग्राम, यस BRS ऐसा स्मॉल डिफरेंशिएशन बताओ ना, मतलब एग्जैक्ट थोड़ा डिफाइन करो ना उसको। अच्छा ठीक है, तो BRS क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट। तो BRS में क्या होता है गाइस, जस्ट अ मिनट, मैं आपको कोशिश करती हूँ कि एग्जांपल ही दे दूं। तो पहले तो आप इतना ध्यान में रखो, BRS के लिए रिस्पॉन्सिबल है BA, और BRS में क्या होता है, ये होता है ब्रिज बिटवीन क्लाइंट एंड कस्टमर, और इस पे सब रिक्वायरमेंट्स है BRS में जो भी क्लाइंट से कलेक्ट की है, राइट। तो ये हो गया BRS। और फिर SRS में क्या आता है कि अभी BRS में हाई लेवल ओवरव्यू रहता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ही बताती हूँ तो आप बेटर वे में समझ पाओगे। अभी हम एक कंसिडर करते हैं बैंकिंग प्रोजेक्ट, या फिर फ्लिपकार्ट आपके सामने है, या फिर हम बैंकिंग प्रोजेक्ट कंसिडर करते हैं। 1 मिनट आपको पेंट में ही बताऊंगी, वैसे तो ये कल हम करने वाले ही हैं, बट स्टिल ओके। तो कंसिडर करो एक बैंकिंग प्रोजेक्ट है और या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन है। फिर इस एप्लीकेशन में आपको जब BA कलेक्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो क्लाइंट कैसे रिक्वायरमेंट देगा,
क्लाइंट क्या बोलेगा, ये मेरा एप्लीकेशन है या फिर वेब बेस्ड एप्लीकेशन, मोबाइल बेस्ड जो भी है, तो क्लाइंट बोलेगा यस मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, फर्स्ट तो एक साइन अप पेज चाहिए, ओके। फिर क्लाइंट बोलेगा दूसरा मेरा होम पेज आना चाहिए। तो ये हो गई उसकी सेकेंड रिक्वायरमेंट कि इस पे क्लिक करने के बाद ये हो गया साइन अप पेज। फिर यहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, फिर उसकी और एक रिक्वायरमेंट रहेगी कि अकाउंट इंफॉर्मेशन के लिए मुझे एक सेपरेट टैब चाहिए एप्लीकेशन में। ये सब क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है, ओके। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, लेकिन ये चीजें कैसे आएगी, पहले तो साइन अप में एंटर करेगा, फिर वहां पे ऐसे टैब होगी, जैसे यहाँ पे हम क्लिपबोर्ड इमेज देख पा रहे हैं वैसे टैब होगी यहाँ पे होम पेज, फिर अकाउंट इन्फो, फिर यहाँ पे उसकी और एक रिक्वायरमेंट रहेगी, कंसिडर कर लो कि कॉन्टैक्ट। हर एक एप्लीकेशन में ये फील्ड तो होती है, तो कॉन्टैक्ट एक फील्ड उसकी रिक्वायरमेंट है। और फिर एक उसकी रिक्वायरमेंट है कि कुछ यूजफुल आर्टिकल्स होते हैं हर एक एप्लीकेशन के, तो वो लिंक हमें पेज के नीचे दी जाती है या फिर कॉन्टैक्ट टैब में ही होती है कि मिशन है, उनका विजन है, उनकी पॉलिसीज है, वो सब चीजें जो है वो एज ए एप्लीकेशन उनको प्रोवाइड करनी पड़ती है। एंड यूजर पढ़े ना पढ़े, बट उनको पॉलिसीज वहां पे इंक्लूड करनी ही पड़ती है। तो ये सब चीजें हैं। तो ये जो रिक्वायरमेंट है ये क्लाइंट की तरफ से आई, बीए और मतलब प्रोडक्ट ओनर और स्टेक होल्डर्स इनके मीटिंग में, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई कि मेरे एप्लीकेशंस में ये 5 पेजेस होते हैं। और ये ऐसे क्यों होते हैं, इसको लिमिटेशन है क्या, नहीं है, बट जब भी कोई एप्लीकेशन बनता है ना, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ पेजेस मॉड्यूल बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी वहां पे बढ़ जाती है। ये पेजेस जो है एक दूसरे को लिंक करने पड़ते हैं, कोडिंग टेक्नोलॉजी चेंज होती है, एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। तो इसीलिए देखो, जब भी हम स्मॉल स्केल में है या कॉलेज में प्रोजेक्ट बढ़ा रहे हैं, हम कोई प्रोजेक्ट लेता है 5,000 में, कोई 10,000 में, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टैब, नंबर ऑफ पेजेस पे कॉस्टिंग डिपेंड रहती है। तो यही चीज है। तो हम वहां पे नहीं चलते, अभी हमारा पार्ट नहीं है, बीआरएस पे आ जाओ। तो बीआरएस में ये सब चीजें कलेक्ट होगी क्लाइंट की तरफ से, राइट। ये होगा बीआरएस हाई लेवल पे, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये 5 चीजें अपने एप्लीकेशन में चाहिए, और फिर वो इंटरैक्टिव वगैरह कैसे बनाना है, ये सब हो गया, राइट भाई। और अभी हम आते हैं, ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ। अभी हम आते हैं एसआरएस पे। तो फिर एसआरएस में क्या होगा, ये जो हमने साइन अप पेज यहाँ पे देखा है, ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे, तो एसआरएस में क्या होगा, सिर्फ साइन अप पेज के बारे में बात होगी। तो साइन अप पेज पे क्या होगा, यहाँ पे ईच फंक्शनलिटी के बारे में सोचा जाएगा। अच्छा, मतलब बीआरएस जो क्लाइंट और बीए के बीच में जो बात होती है, जो स्पेसिफिकेशंस आते हैं, वो बीआरएस होता है। और एसआरएस मतलब हर एक फंक्शनैलिटी के बारे में जो बीए कन्वे करता है, वो सारा एसआरएस में आता है। एसआरएस होता है, हाँ, बस सिंपल वे में यही चीज है। तो अभी देखो यहाँ पे आपने देखा ना कि ये मॉड्यूल है, तो जब हम एसआरएस की बात करेंगे ना, तो ये पूरा मॉडल क्या हो जाएगा ना, साइन अप पेज का, ये सिंपल, और एसआरएस में वो इतने डिटेल में होगा। और फिर इसमें चीजें आपकी कंसिडर होगी, आपकी क्या है, नेम फील्ड, यहाँ पे साइन अप आ गया, फिर आपकी आएंगी यहाँ पे नेम फील्ड आएगी, नेम आएगा, ठीक है। मतलब इन डेप्थ होता है बस बीआरएस में जो क्लाइंट से आता है, और एसआरएस में इन डेप्थ होता है। यस, और इस फंक्शन के बारे में होता है। जैसे कि देखो आप
मतलब यहाँ पे साइन अप आ गया। अभी यहाँ पे साइन अप एक डिफरेंट मतलब एक मॉड्यूल है जिसको हमें डीप में देखना है, और यहाँ पे आएगा नेम, उसके बाद क्या आएगा पासवर्ड या फिर जो भी लॉगिन डिटेल्स है आपका, कभी कॉन्टेक्ट नंबर है, कभी एड्रेस, जो भी है ना वो आपको मतलब होगा। और उसके बाद भी जब हम टेस्टर एज अ टेस्टर वर्क करेंगे तो नेम फील्ड के भी डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे, राइट। तो यही चीजें हैं कि SRS मतलब क्या है, इन डेप्थ डॉक्यूमेंट है, और BRS मतलब क्या है कि हाई लेवल पे जो भी आया है मॉड्यूल्स वो है। बस यही इसका बेसिक डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो ये हो गया एनालिसिस फेज डन हो गई। फिर आते हैं हम डिजाइन फेजेस पे। और अभी जो हमने डिस्कस किया ना BRS SRS, इसकी वही डायग्राम मैं आपको स्टेप बताऊंगी, और डिफरेंस के लिए आपके पास 2-3 डिफरेंसेस होंगे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपको आया क्वेश्चन तो SRS पे आ सकता है। तो फिर डिजाइन फेजेस में क्या होता है ना कि SRS जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है आर्किटेक्ट और हमारे डेवलपर्स और हमारे टेस्टर के पास। तो डिजाइन आर्किटेक्ट क्या करते हैं कि हाई लेवल डिजाइन उसका जो है वो बनाते हैं। और हाई लेवल डिजाइन मतलब क्या हो गया, जैसे कि उन्होंने साइन अप पेज का डिजाइन बनाया, और उसके बाद में फिर डेवलपर का काम है कि उसको इस फंक्शनैलिटी के बारे में, मतलब अभी साइन अप है तो फिर उस पर एड्रेस आएगा, नेम आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लॉगिन टैब, राइट। कभी कभी कस्टमर का होता है कि लॉगिन बटन को ऐसे रखना है, उसको ब्लू कलर देना है, वो सब छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी क्लाइंट से आती है। तो वो सब चीजों के बारे में कंसिडरेशन करना वो काम है डेवलपर का। UI डेवलपर होते हैं, यूजर इंटरफेस होता है UI मीन्स, राइट। तो UI डेवलपर होते हैं अलग। फुल स्टैक डेवलपर आपने सुनी होगी टर्म। तो फुल स्टैक डेवलपर ऐसा पर्सन होता है जिसको फ्रंट एंड के बारे में पता है, बैक एंड के बारे में पता है। फ्रंट एंड मतलब जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बैक एंड मतलब होता है हमारा डेटाबेस, और GUI क्या होता है। तो गाइस GUI होता है ये डिजाइन जो हमने डिस्कस की, देखो। और ये GUI के लिए अलग से कभी कभी डेवलपर्स होते हैं HTML वगैरह, जैसे कि देखो हम इंस्पेक्ट करते हैं तो ये जो आप कोडिंग देख पा रहे हो ये हर एक टैब के लिए। जैसे मैं यहाँ पे गई और मैंने यहाँ फ्लिपकार्ट इस एलिमेंट पे क्लिक किया, तो देखो इसके लिए ऐसे मतलब है कि आप इंस्पेक्ट करना, ये चीजें आपको आगे आएंगी जब आप ऑटोमेशन परफॉर्म करोगे। तो देखो ये जो कोडिंग आप देख पा रहे हो सिंपल HTML कोडिंग है, ये हमें नहीं करनी है। बट ये कोडिंग किस चीज के लिए है, ये GUI के लिए है, राइट। तो ये इसके लिए अलग से डेवलपर होते हैं। HTML CSS टर्म आपने सुनी होगी कभी, तो ये होता है डेवलपर। तो ये सब चीजें आएंगी हमारी इस चीज में डेवलपमेंट फेजेस में, कि जैसे भी रिक्वायरमेंट है वो चीज उस डेवलपर के पास जाएंगे और चीजें डेवलप करेंगे। फिर डिजाइन फेज तो कंप्लीट हो, मतलब डिजाइन फेज में सिर्फ हाई लेवल लो लेवल डिजाइन है, और ये जो फेज है डेवलपमेंट मैंने जो बताया वो एक्शन यहाँ पे परफॉर्म होगी, लेकिन लो लेवल डिजाइन यहाँ पे है, ठीक है। मतलब HLD बनेगी, वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होगा डेवलपमेंट टीम के पास, और वहां पे परफॉर्म होगी कोडिंग, और वहां पे आएंगे वो सब डेवलपर। कभी कभी फुल स्टैक डेवलपर ही कंपनी अपॉइंट करती है, क्योंकि उनको क्या होता है एक ही काम 2 पर्सन करे। जब एक ही काम मतलब 2 काम एक ही पर्सन करे, जब एक पर्सन ही दोनों काम कर रहा है तो कंपनी 2 पर्सन को क्यों अपॉइंट करेगी। इसलिए फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड जो है वो ऐसे जो सेपरेट है डेवलपर, मतलब फ्रंट एंड है बैक एंड है, उनसे ज्यादा फुल स्टैक की डिमांड ज्यादा रहती है, उनको दोनों स्किल आते हैं। तो वो फेजेस जो भी काम है वो कोडिंग फेज में आ जाएगा। अभी कोडिंग फेज में भी ये डेटाबेस डेवलपर भी अलग होते हैं, वो सब चीजें वहां पे आएगी, कल हम डिटेल में देखेंगे। और फिर आता है टेस्टिंग फेज। जैसे एप्लीकेशन डेवलप होता है तो यहाँ पे भी एक टेस्टिंग परफॉर्म होती है, दैट इज अवर वो कौन सी टेस्टिंग है जो डेवलपमेंट में होती है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, राइट। और व्हाइट बॉक्स में भी 2 चीजें आती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और यूनिट टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग में मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन में फिर 2 अप्रोच होते हैं। एक इंटीग्रेशन इंक्रीमेंटल टाइप का होता है, मतलब क्या होता है ना कि 2 मॉड्यूल टेस्ट कर लिए, फर्स्ट सपोज एप्लीकेशन में 4 मॉड्यूल है, 2 टेस्ट कर लिए पहले,
सेपरेटली वो हो गई आपकी यूनिट टेस्टिंग। फिर क्या करेंगे, वो दो मॉड्यूल को इंटीग्रेट करेंगे, फिर आप परफॉर्म करोगे इंटीग्रेशन, फिर उसको आपको इंक्रीमेंट करना है, फिर आपको थर्ड मॉड्यूल सेपरेटली टेस्ट करोगे और थर्ड मॉड्यूल उसके साथ इंटीग्रेट करोगे, फिर आप 3 मॉड्यूल के टेस्ट कर रहे हो, फिर उसमें फोर्थ मॉड्यूल ऐड होगा। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल अप्रोच है। तो ऐसे जब जरूरत है वो इंक्रीमेंटल अप्रोच कर परफॉर्म करेंगे, जब जरूरत है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। और ये सब टेस्टिंग है हाई लेवल पे है, उनके कोडिंग को क्लैरिफाई करने के लिए, या हम बोल सकते हैं क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे होगी। फिर जैसे भी इंटीग्रेशन और यूनिट डन होगी, वो ट्रांसफर होगा, सब जो बिल्ड है वो आएगा टेस्टिंग टीम के पास। फिर टेस्टिंग टीम पहले से ही रेडी रहती है सिनेरियो और टेस्ट केसेस के साथ, और फिर वो स्टार्ट कर देंगे उनके टेस्टिंग। और इसमें आएगा फिर WBT, BBT और GBT। तो GBT जो है ये लेस यूज टर्म है। GBT मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स। तो GBT टेस्टर जो है ये भी एक डिफरेंट पर्सन होते हैं। और अभी क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम SIT मतलब एज अ टेस्टर टेस्टिंग कर रहे हैं ना, और हम कुछ बग फाइंड कर रहे हैं, तो वो बग हम रिजॉल्व कर पाएंगे क्या, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम वो बग रेज करते हैं और वो मतलब रिवर्ट बैक होता है डेवलपर को, और डेवलपर को रिजॉल्व करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ GBT वो टेक्निकल पर्सन होता है कि उसको कोडिंग का भी नॉलेज है, उसको टेस्टिंग का भी नॉलेज है। अगर कोई बग आ रहा है ना, तो GBT टेस्टर अकेले ही सॉल्व कर देता है, क्योंकि उसके पास कोडिंग का भी नॉलेज है। तो ये जो पर्सन है ऐसे रेयर केस में होता है। GBT ऐसा कुछ कंसेप्ट मतलब इन प्रैक्टिकली 100% यूज नहीं होता है, क्योंकि अभी तो सेपरेट टेस्टर्स, सेपरेट डेवलपर यही होते हैं अपॉइंट। बट कहीं कहीं ऐसे हो सकता है कि GBT टेस्टर भी है, बट 100% मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है कि ये प्रोफाइल हर प्रोजेक्ट में हो ही हो, राइट। तो आप GBT को ज्यादा मत ये करो, सिर्फ हमें GBT अंडरस्टैंड करनी है, वो टर्म है तो। नहीं तो जो भी वर्क होता है वो सेपरेटली होता है टेस्टर और डेवलपर का। और फिर आता है जब भी टेस्टिंग डन हो गई, प्रोजेक्ट मतलब बग रिजॉल्व हो गए, फिर जाता है मेंटेनेंस फेज में, राइट। तो मेंटेनेंस के पहले क्या होगा कि प्रोजेक्ट जाएगा लाइव एनवायरनमेंट में, मतलब लॉन्च होगा प्रोडक्शन में। और जैसे ही वो पब्लिक हो गया प्रोजेक्ट, फिर जैसे जो भी क्वेरीज है, अपडेट्स है, न्यूली एड फीचर्स है, प्रीवियस फीचर्स में जो भी एरर्स है, वो सब चीजें आ जाएंगी मेंटेनेंस फेज में। मेंटेनेंस मीन्स इन सिंपल वे सर्विस आफ्टर डिलीवरी, आपको बस इतना याद रखना है। और फिर सर्विस आफ्टर डिलीवरी में भी 2 पार्ट है, दैट इज द टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। और टेक्निकल मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया KPO BPO होता है, कुछ कॉलिंग के लिए होते हैं, सिंपल क्वेरीज होती है, रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ टेक्निकल इधर मतलब कंपनी के पास डेवलपमेंट टीम में आती है। तो ये टेक्निकल नॉन टेक्निकल ये भी मेंटेनेंस पार्ट में आता है, वो जहाँ पे सपोर्ट हम देते हैं एंड यूजर्स को। और हर बार जरूरी नहीं है एंड यूजर्स को, जो कुछ क्लाइंट लेवल पे होते हैं, पर्टिकुलर कंपनी है, मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए देती है, सर्विस दे सकते हैं। जैसे कि देखो इन्फोसिस अभी एक कंपनी है, तो इन्फोसिस बहुत सारे एम्प्लॉइज को हायर करती है, और इन्फोसिस के पास प्रोजेक्ट है, उनका टाइप है HSBC के साथ। HSBC जो है बैंकिंग कंपनी है, राइट। तो ऐसी भी कुछ चीजें होती है और डिफरेंट टीम्स होती है, वो सब आता है मेंटेनेंस टीम के पास, राइट। तो ये एक सिंपल ओवरव्यू है, उसका हर एक डिटेल नोट्स में है। और कल हम इसको एक एग्जाम्पल और बेटर वे में देखेंगे। और आपको जो भी क्वेरीज है तब तक आप नोट डाउन, SDLC डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही सब मॉडल्स में आने वाला है। यहाँ पे हम ज्यादा एफर्ट्स थोड़ा देंगे कि बाकी के जो मॉडल है आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है। ओके। तो आज हमने 2 चीजें देखी है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग एंड अदर चीज है SDLC, और SDLC में है 6 फेजेस। तो ये 2 चीजें हमने देखी है, राइट। ये सबको क्लियर है? यस। ओके। तो अभी हम आज के लिए यही पोर्शन कवर करते हैं। आई थिंक बहुत से लोग जो है वो जॉब वाले हैं, और मेरा भी स्क्रम कॉल है, तो हम यही एक लास्ट टाइमिंग रखते हैं। किसको कुछ डाउट है तो आप पूछो। कुंदन क्लियर है सब? क्लियर मैम। सिद्धार्थ, श्रुति?
Yes, Megha, clear. ओके, श्रुति, राधिका, प्रतीक, क्लियर। ठीक। ओके ओके गाइस, फिर थैंक यू, बाय, कल मिलते हैं। और एक Thank बात, you. आपने टीम्स इंस्टॉल कर ली सब लोगों ने, टीम्स एप्लीकेशन? या Which one? टीम्स, मैंने बोला Microsoft कि Teams. इंटरव्यू, यस माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, यूजुअली इंडस्ट्री में वही फॉलो होता है, आपके इंटरव्यू भी टीम्स पे होंगे, तो बेटर वे आप उसको प्रैक्टिसिंग में मतलब प्रैक्टिस कर लो। जो लोग पहले से यूज कर रहे हैं उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, जो न्यू है वो अभी से ही आप यूज थ्रू कर लो एप्लीकेशन, ठीक है। और रेडी विथ योर इंट्रोडक्शन, सैटरडे को आपको हमारा इंट्रोडक्शन सेक्शन है, तो हम देखेंगे वो चीजें, वहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। Okay. ओके ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, Yeah, bye. you too. बाय।